नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों पर चर्चा आज। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। पिछले 6 साल में रिकॉर्ड टैक्स वसूली, 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल। प्रत्यक्ष कर का लक्ष्य 100% पूरा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को कर्ज से बड़ी राहत। योगी सरकार के फैसले से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ। तमिलनाडु में हाईकोर्ट का फैसला। सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले में 58 लोगों की मौत, 160 घायल। दुनिया भर में निंदा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज। पीवी सिंधु का चीन की खिलाड़ी और साइना नेहवाल का जापान की खिलाड़ी से मुकाबला आज। देश के आर्थिक सुधार की दिशा में सबसे बड़े कदम वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक आज राज्यसभा में पेश होंगे। जिन विधेयक पर चर्चा होनी है उनमें केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017, माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर विधेयक 2017 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक 2017 शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से इन विधेयकों को 29 मार्च को पारित किया जा चुका है। इस दौरान चर्चा में विपक्षी दलों ने बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया था। कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया, जबकि बीजेडी के भृतहरि मेहताब ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए। एआईएडीएमके के टी वेंकटेश बाबू ने जीएसटी लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चिंता जताई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों में अधिकारों का टकराव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी में टैक्स रेट ऐसे तय किए गए हैं जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। सरकार ने जीएसटी को लागू करने की डेडलाइन 1 जुलाई रखी है। विधेयकों के पारित होने के बाद केंद्र सरकार जीएसटी लागू नीति तैयार करेगी। वस्तु और सेवा कर में केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय कर समाहित करके समान कर प्रणाली लागू करने का प्रावधान है। इस विधेयकों के पारित होने के बाद स्टेट जीएसटी विधेयक राज्यों से पारित किए जाएंगे। राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी करके आज सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। कांग्रेस के आज संसद भवन परिसर में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज पेश होने वाले जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को लेकर भी बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ नेताओं और सभी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार को इस साल पिछले 6 साल की तुलना में सबसे ज्यादा टैक्स हासिल हुआ है। इस साल कुल 17.10 लाख करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास टैक्स के रूप में आई है। पिछले साल की तुलना में 18% का इजाफा हुआ है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने 16.97 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलने का अनुमान लगाया था। अप्रैल और मार्च की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर में 14.2% की बढ़ोतरी हुई है और यह 8.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये 22% की बढ़ोतरी के साथ 8.63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2016-17 के लिए प्रत्यक्ष कर का टारगेट 100% पूरा हुआ है। मार्च 2017 तक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 13.1% और पर्सनल इनकम टैक्स में 18.4% है। हालांकि टैक्स रिफंड के बाद नेट कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ 6.7% और पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ 21% है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अगुवाई में कल पहली मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों की कर्ज माफी का था। राज्य सरकार ने किसानों का 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने को मंजूरी दी। इसमें लघु और सीमांत किसानों को 30,729 करोड़ रुपए फसली कर्ज माफ करना शामिल है। इससे राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
इसके अलावा 5,630 करोड़ रुपए का एनपीए कर्ज भी माफ करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गेहूं खरीद के लिए 5,000 केंद्र बनाने और 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने आलू किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक कमेटी बनाई है। साथ ही राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। लघु और सीमांत किसान हैं, उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़। तमिलनाडु में किसानों को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी किसानों का कर्ज माफ करें, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों ना हो। साथ ही किसानों की कर्ज वसूली के नाम पर उत्पीड़न रोकने के लिए कहा है। वहीं किसानों ने फैसले का स्वागत करते हुए सरकारी बैंकों के साथ दूसरे बैंकों के लिए कर्ज को भी माफ करने की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि कर्ज माफी के लिए 5 एकड़ से कम जमीन की शर्त हटाए और उन सभी किसानों का कर्ज माफ करे जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिए हैं। साथ ही फैसले के लागू होने तक किसानों से वसूली रोकने का आदेश दिया है। Extend the benefit which was given to the small farmers to all farmers. You don't classify. Please don't classify. Only the particular farmers only entitled. This is the judgment has been passed. The court also directed the government to implement the order within a period of 3 months, and in between time, and also restrain the government not to recover the loan from the farmers. दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 22 दिनों से तमिलनाडु के किसान धरना दे रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनकी मांग है कि कोऑपरेटिव की तरह दूसरे सहकारी बैंकों से लिया कर्ज भी माफ किया जाना चाहिए। Not even a single cent as a owner, but they have cultivated tenant for 5 acre 1 cent. Their loan not waived off. Here we are fighting for only the nationalized bank loan only. So that's the reason we are sitting here. We will win it or we will die here. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3 लाख किसानों को फायदा होगा और तमिलनाडु सरकार के खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले पिछले साल किसानों के कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5,780 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। तमिलनाडु के कई इलाके पिछले 2 साल से भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए आरोपों से घिर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल व्यक्तिगत केस की फीस सरकारी खजाने से दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ईवीएम मामले से ध्यान भटकाने के लिए मामले को इस वक्त उठा रही है। इन 2 चिट्ठियों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहे मानहानि के केस में केजरीवाल को वकील राम जेठमलानी को करीब 3 करोड़ 86 लाख की फीस देनी है। इसको लेकर दिल्ली के कानून मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि वकील जेठमलानी के बिलों का भुगतान कर दिया जाए और फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए न भेजी जाए। मामले को तूल पकड़ते देख राम जेठमलानी फ्री में केस लड़ने की बात कर रहे हैं। I would even now if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े किए। आपने बदनामी की, आपको पैसा भरना है, जनता कैसे भरेगी? और ये केस का अभी तो थोड़ी सुनवाई हुई है, उसका 4 करोड़ बिल है। जब इनको 10 करोड़ अगर फाइनली ये जुर्माना होगा तो 10 करोड़ भी जनता भरेगी। और इन पर तो 7 केसेस है। डेफेमेशन केस पर्सनल है, आपको पर्सनल पे करना चाहिए। आपने एज ए मुख्यमंत्री तो आरोप नहीं लगाए थे जेटली जी पे, आपने तो व्यक्तिगत रूप से लगाया है ना। तो अगर व्यक्तिगत आप पर आपने आरोप लगाए हैं तो व्यक्तिगत डेफेमेशन है। तो फिर आप अगर इतने महंगे लॉयर को रख रहे हैं तो आप अपनी जेब से पैसा दीजिए, सरकार को नहीं देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ किया कि ये फीस सरकारी खजाने से ही जाएगी। सरकार ने जांच कराई, क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे, वो पर्सनल केस थोड़ी था। अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेटली का दावा है कि इन लोगों ने डीडीसीए से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 500 फर्जी कंपनियों पर देशव्यापी छापेमारी के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों
GD रेड्डी और L लियाकत अली को बेंगलुरु और चेन्नई से गिरफ्तार किया। निदेशालय ने देश भर में विभिन्न बैंक खाताओं में जमा 20 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। ईडी ने 1 अप्रैल को 16 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान बरामद हुए कागजात से करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा मिलने का दावा किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित विशेष कार्यबल ने इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार दिए हैं। एजेंसी ने पिछले 1 हफ्ते में फर्जी कंपनियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ निजी कॉलेजों के करीब 500 छात्रों का दाखिला रद्द करने का निर्देश दिया है। इन छात्रों पर पिछले साल नीट में शामिल नहीं होने का आरोप है। परिषद के सचिव डॉक्टर रीना नायर के मुताबिक ऐसी आशंका है कि ये दाखिले सही तरीके से नहीं किए गए, इसके लिए भारी कीमत वसूली गई। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा का विकल्प चुना है। केंद्र ने पिछले साल राज्य सरकारों को अंडर ग्रेजुएट सीटों में दाखिले के लिए खुद परीक्षा आयोजित करने या नीट के जरिए इन्हें भरने का विकल्प दिया था। सरकार का मकसद नीट के जरिए दाखिले में पारदर्शिता लाना और निजी कॉलेजों के जरिए मोटी रकम वसूली के चलन को खत्म करना है। पाकिस्तान ने कल एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया। सीमा पार से भारी हथियारों से गोले दागे गए। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। सोमवार को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पुंछ और राजौरी में गोलीबारी की थी। पिछले 24 घंटे में संघर्ष विराम का यह तीसरा उल्लंघन है। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। अजय खां वारिस शाह देख के चलो वही नहीं कर सकती, हंसी और रोना तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आया शेर, तबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिली तो SP सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। भारत ने कहा है कि चीन को उसकी अखंडता का सम्मान करना चाहिए। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा पर बनावटी विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दलाई लामा अरुणाचल के बोमडिला में हैं। वो अब शनिवार को तवांगे जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के स्वागत के लिए अरुणाचल का तवांग सज धज कर तैयार है। दलाई लामा मंगलवार को यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अब वो सड़क के रास्ते 8 अप्रैल को यहां पहुंचेंगे। इस बीच भारत ने दलाई लामा के दौरे पर चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा कई बार अरुणाचल की यात्रा कर चुके हैं, इसलिए उनकी इस यात्रा पर बनावटी विवाद नहीं पैदा किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का दौरा आध्यात्मिक है और इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक चीन नीति का समर्थन करता है, इसलिए चीन को भी भारत की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। India never interfered into the internal affairs of China. We also never questioned the Chinese sovereignty, and India has respectfully adhered to one China policy. So we expect that China also should not interfere in our internal matters. जानकारों का मानना है कि दोनों देशों को रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो चीन और भारत का दो बड़ी एशियन ताकतें हैं, पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उनका अपना अच्छा खासा बातचीत चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे निर्णय निकल के आ गए थे, लेकिन बातचीत ठीक चल रही थी। अब वो एक तरीके से खत्म हो गई है, तो दोबारा से हमको फिर आगे उस पर जो है चालू रखना आवश्यक है। चीन ने दलाई लामा के दौरे पर आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे आपसी रिश्ते खराब होने का डर है। दरअसल चीन तवांग समेत पूरे अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि भारत बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटेन व्यापार और निवेश के लिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में इस मसले पर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। दिल्ली में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हेमंड की अगुवाई में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई। ब्रिटेन ने भारत के ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 24 करोड़ पाउंड निवेश करने की घोषणा की। इससे जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। Where Britain leaves the European Union and is able to engage with our Indian colleagues in a deep discussion about a future free trade agreement between the United Kingdom and India. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फंड का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होगा। इसमें खास तौर पर हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की व्यवस्था होगी। भारत ने 2015 में 40,000 करोड़ रुपए के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत की है। ब्रिटेन का निवेश उसका हिस्सा होगा। Where both are going to be making a contribution of about 120 million pounds, and this would be financing the energy needs in India. So this is going to be a first major beginning as far as this fund is concerned. भारत और ब्रिटेन के बीच ये 9वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता है, जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में भारत जैसे देश उसकी प्राथमिकता में है, जो एक बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के बयान पर भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके की शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बनाने में अमेरिकी भूमिका पर विचार करने का बयान दिया था। निकी हेली ने आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल करने वाले देशों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश अमेरिका को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक पाएंगे। श्रीलंका ने तमिलनाडु से गिरफ्तार 38 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मार्च से 26 मार्च के बीच इन्हें गिरफ्तार किया था। इस पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप था। रिहा हुए मछुआरे जल्द ही भारत लौट आएंगे। 21 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना ने 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया था और इसके अगले दिन 16 और फिर 26 मार्च को 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया था।
संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के दोषियों को भारत सजा देगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया भारत में अफ्रीकी देशों के राजदूतों की कड़ी नाराजगी के बाद आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इन देशों ने हमले को नस्लवादी बताया। हालांकि सोमवार रात विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। भारत ने साफ किया कि ये हमले अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनका नस्लीय हमलों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा कि वो सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। इन देशों ने सीरिया की बशर अल असद सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज आपात बैठक बुलाई है। मंगलवार को विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब शहर में संदिग्ध रासायनिक हमला किया गया। इनमें बच्चों समेत 58 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खान शेखोन इलाके में लड़ाकू विमानों के हमले में कई लोगों के दम घुटने की खबरें हैं। सीरियाई सेना ने इस बात से इनकार किया है कि सरकार ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बीते 6 साल में सीरिया पर यह सबसे भयानक रासायनिक हमला है। We have all seen the reports of the terrible chemical weapons attack in Syria. I'd like to inform the Council that the Presidency intends to convene a meeting in briefing format here in the open chamber to discuss the attack. We will move our briefing and consultations on Colombia to the afternoon so that we can have this emergency meeting, and we are hoping to get as much information on the Syrian attack. रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर हमला करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। हमलावर की पहचान किर्गिस्तान मूल के अकबर जान दजालिलोव के रूप में हुई है। किर्गिज अधिकारियों के मुताबिक अकबर जान ने एक दूसरे मेट्रो स्टेशन में भी बम रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में सोमवार को मेट्रो ट्रेन में बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत समेत दुनिया भर ने हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को खौफनाक बताया। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी हमले की निंदा की। और बात बैडमिंटन की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता और हाल ही में पहला इंडियन ओपन सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु पर सबकी नजरें होंगी। वहीं साइना नेहवाल भी टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। महिला सिंगल्स मुकाबलों में सिंधु और साइना आज से अपने मुकाबले खेलेंगी। सिंधु का चीन की चेन यूफेई से और साइना का जापान की अकाने यामागुची से मैच होना है। और बात करते हैं खास शख्सियत की। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार में भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों को हासिल किया। लगभग 50 साल के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण रहा। बाबू जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम ने केंद्र में श्रम, रेल, कृषि और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। जगजीवन राम दलितों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा आज। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सांसदों को जारी किया हुए। पिछले 6 साल में रिकॉर्ड टैक्स वसूली, 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल। प्रत्यक्ष कर का लक्ष्य 100% पूरा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को कर्ज से बड़ी राहत। योगी सरकार के फैसले से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ। तमिलनाडु में भी हाईकोर्ट का फैसला। सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले में 58 लोगों की मौत, 160 घायल। दुनिया भर में निंदा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज। पीवी सिंधु का चीन की खिलाड़ी और साइना नेहवाल का जापान की खिलाड़ी से मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।